अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। 2025 के एक निस्बतन बेहतर अख्तिताम के बाद 2026 में पाकिस्तान बड़े ज़बरदस्त अंदाज में दाखिल हुआ है, जब पाकिस्तान से बाहर रहने वालों ने अपनी एक उम्मीद का इजहार किया है। हालिया गैलप सर्वे सामने आया है जिसमें पाकिस्तान ने 2026 के एतबार से अब जो नौजवान हैं, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, खासी उम्मीदें उन्होंने बांधी हैं। और इन उम्मीदों की अभी जब हम परसेंटेज आपके सामने रखेंगे तो आप हैरान होंगे कि इसमें पाकिस्तान ने भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों ने भी इस दौड़ में अब भारत को वाज़े तौर पर पीछे छोड़ा है। और इस सर्वे में पाकिस्तानियों ने जो जवाबात दिए हैं उनमें मईशत और आलमी अमन के अहम इंडिकेटर्स में पाकिस्तान काफ़ी आगे नज़र आ रहा है। बल्कि पाकिस्तान का स्कोर न सिर्फ आलमी एवरेज बल्कि कई मामलात में भारत से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब ये कोई अचानक पैदा होने वाली तब्दीली नहीं है, ज़ाहिर है इसके लिए एक तवील सफ़र तय करना पड़ा, एक तवील ट्रेंड है जिसका ये नया पहलू है जो माजी में भी हमें कभी कभार नज़र आया है। इस सर्वे के मुताबिक 51% पाकिस्तानियों को लगता है कि 2026 पिछले साल से बेहतर होगा, जबकि 20% अफराद सिर्फ ऐसे हैं जो इस सर्वे में मायूस नजर आ रहे हैं। अब इस तरह ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बड़ा ही पॉजिटिव है और ये डोमिनेट कर रहा है। अब मईशत के सवाल पर 53% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि 2026 एक खुशहाल साल होगा, जबकि भारत में ये शरह महज 39% है। पाकिस्तान की ये शरह आलमी एवरेज 24% से भी दुगनी है। और इस पॉजिटिव सोच के पीछे कई फैक्टर्स हैं। सबसे अहम नौजवान आबादी है। पाकिस्तान की बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है जो आईटी के साथ साथ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। दीगर कई ऐसे शोबे हैं, रिमोट वर्क है और उसके अलावा बैरून मुल्क मौक़े हैं जिनकी वजह से मुस्तकबिल को निस्बतन रोशन देखा जा रहा है। अब दूसरा बड़ा रीज़न हालिया इकनॉमिक स्टेबिलिटी है। सख्त फैसलों के बाद IMF प्रोग्राम्स और करंट अकाउंट का जो कंट्रोल है उसके बाद डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बहुत हद तक बल्कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, जिससे अवामी एतमाद में बहाली आई है। फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी रिकॉर्ड, आज भी एक नया रिकॉर्ड बना और ये भी इसी एतमाद की अलामत है। गो के स्टॉक मार्केट हमेशा हकीकत से आगे सोचती है, मगर ये अवामी और इन्वेस्टर्स के बदलते हुए मूड को भी ज़रूर जाहिर करती है। अब साथ ही पिछले 10 सालों में सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल ने अमन के बारे में भी उम्मीद को मजीद मजबूत किया है। ये सर्वे 60 से ज़ायद ममालिक में किया गया, जिसमें पाकिस्तानी अवाम की पुरुमीद सोच आलमी और इलाकाई सतह पर सबसे नुमायां नज़र आई है। अब एक अहम नुकता इसमें यह भी है कि ये उम्मीद हकीकी मसाइल के खात्मे का ऐलान नहीं है, बल्कि सेंटिमेंट का एक इशारा है कि अगर नौजवानों की इस्लाहात के आगे बंद बांध दिए गए तो ये उम्मीद कम भी हो सकती है, जिसमें सर फहरिस्त इंटरनेट की बार बार स्लो स्पीड है, पाबंदियों के मसाइल हैं। लेकिन अगर हुकूमती रिफॉर्म्स और की ये पॉलिसी जारी रही तो फिर यही सोच मुस्तकबिल में बेहतर नताइज लेकर आ सकती है और हमारे मुल्क की कहीं ज़्यादा ऊपर जा सकती है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब साबिक CEO हैं, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे कि अब 2026 कैसा होने वाला है। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं गैलप का सर्वे आया है, 60 ममालिक में सर्वे किया गया है। इसका मतलब अच्छी खासी दुनिया को कवर किया गया है और सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो पुरुमीद लोगों की है वो पाकिस्तानियों की है। तो 2025 का जो मुश्किल वक्त था या निस्बतन बेहतर वक्त था, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होने वाला है 2026। क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं तो वैसे ही ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ और पाकिस्तान के ऊपर हमेशा मेरा यकीन बड़ा मजबूत है और बड़ा मजबूत रहेगा इंशाअल्लाह। 2026 का साल मतलब अगर जिस तरह से बातें अब हो रही हैं, एक पिछला बजट जो था 2025 का, उसमें तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन आई है। हमारे यहाँ मईशत जो है ना सुखड़ी है, अगर आप देखें GDP के हिसाब से, फिर आप बाकी तमाम जावियों से देखें, एक साथ ऐसी चीजें हैं जो बेहतर हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट है, फिर आपका स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस है, डॉलर रुपी पैरिटी है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये तो बेहतर रही हैं हमारे पास और इस वजह से जो है ना, जो आप गैलप का सर्वे की बात करते हैं तो वो तो मैक्रो इंडिकेटर्स को देखते हैं। मेरी गुजारिश गवर्नमेंट से भी ये रही है, अभी आपसी के थ्रू भी मैं कहना चाहता हूँ कि देखें 2025 के साल में अगर आप देखें दी माइनस पॉइंट, सबसे बड़ा जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो पॉइंट है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ती है ना तो आपके पास बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। 18 साल पे पहुंचने वाले अगर आपकी पूरी कौम अगर 25 करोड़ की है, उसके अगर आप वैसे भी हिसाब कर लें तो आपके पास कोई 3.5 से 4 करोड़ लोग ऐसे पैदा होते हैं जो कि अपना लड़कपन से जवानी में जाते हैं, यानी वो उनको एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की जरूरत होती है। इसी तरह का नंबर जो है वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का जो होता है, जो पढ़ लिख के बाहर निकलते हैं, उनको हमने एम्प्लॉयमेंट देनी है ना।
उस एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए, जो इनेबलिंग एटमॉस्फेयर चाहिए, वो पाकिस्तान में लैक करता है। ये किसी की पॉलिसी का, या मैं तो समझता हूँ जबरदस्त परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट का भी, और आइंदा सालों में भी बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन मैक्रो साइड पर नहीं देखना, हमने माइक्रो साइड को देखना है कि हमारी इंडस्ट्रियां बढ़ी, कम हुई, बंद हुई या चली। अगर आप इसको टोटल को देखें, अगर आप मंथ ऑन मंथ देखें तो 20% की रिडक्शन भी एक्सपोर्ट्स के अंदर। मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं एम पॉजिटिव कि अगर गवर्नमेंट अच्छे मसले हल कर दे, ये सारे प्रॉब्लम भी हम जो है ना उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। हम देखें, सबसे पहला हमारा जो है ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करने की जरूरत है। नंबर 2 पे अगर आप आए तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। जब आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। यूटिलिटीज में गैस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है, हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारी प्राइसेस ज्यादा है, हमारा एक्सपोर्ट कम इसलिए हो रहा है कि हमारी कॉस्ट ज्यादा है, और बाजार में जो दुनिया में जो डिमांड है, बांग्लादेश अगर वहां से अगर 15 से 16 सेंट हर डॉलर के पीछे सस्ता माल देता है, हम तो नहीं बेच सकते ना, किस तरह से बेचेंगे। इसी तरह से अगर आप देखें तो आपकी जो है ना रिफंड्स की सिस्टम्स हैं, एफबीआर की जो है, एफबीआर की नोटिस की जो सिस्टम है, एफटीआर एनटीआर जो है, जो उन्होंने फिक्स टैक्स रिजीम को नॉर्मल टैक्स रिजीम में 1% को ले गए, वो के वजीर खजाना से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा इसको हम वापस इस बजट में करेंगे। हमने कहा वापस बजट में क्यों करना है, आज कर दें उसको। तो ये जो ना फिर आप बहुत सारे मसाइल उस बजट के हवाले से हुए, जो हम 3-4 महीने लगे रहे गवर्नमेंट के साथ, एफबीआर के साथ, जिसमें 37A 37B था, मामलात हैं। हमको ये देखना चाहिए कि जीडीपी के अंदर हमने कितना ऐड किया। जीडीपी जब ऐड होता है, जब डोमेस्टिक आपकी प्रोडक्ट भी बढ़ती है, आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर स्टैग्नेंट भी रहती है, पिछले साल जितनी भी है, या उसमें 1% ज्यादा इजाफा भी हुआ है, तो आप देखेंगे आपकी जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.5% है। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ जब 2.5% है तो आपका 1.5% वैसे माइनस हो गया। हमको और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हमने मैक्रो इंडिकेटर्स को माशाल्लाह कंट्रोल कर लिया, जिसको इंटरनेशनल एरिना में देखा जाता है। आप स्टॉक एक्सचेंज जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, आई थिंक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड हो गई है। उन तमाम चीजों को देखने के बाद हमको ये जरूर देखना है कि हमको ये सर्वे करना है कि आज हमारा एक्सपोर्ट का जो प्राइजेस हैं, जो प्राइस वॉर है दुनिया की मंडी में, वो हम बेच पा रहे हैं या नहीं बेच पा रहे हैं हम हमारे रीजनल कॉम्पिटिटर्स के सामने, और क्यों नहीं बेच पा रहे उसके लिए एक कमीशन बनना चाहिए, या एक फॉरेन एजेंसी होनी चाहिए जो कि डिटरमिन करे कि नंबर्स क्या कहते हैं, कहां से हम कैसे उसको कम कर सकते हैं और कैसे हम कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। तो सारी चीजों को आपको चेक करना पड़ेगा। आपको मतलब ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपकी मिनिमम वेज और दूसरे की मिनिमम वेज में कितना फर्क है। इन सारी चीजों का असल क्या है कि जब तक आप कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होंगे, जब तक आप कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, तो आपको जो है ना दुनिया के अंदर रन ऑफ द मिल माल आप नहीं बेच सकते। अगर आप क्वांटम जंप चाहते हैं, अभी 30-32 बिलियन के अंदर पता नहीं कितने साल से हम घूम रहे हैं, इसको हम चाहते हैं कि 60 से 70 बिलियन अगले 2 साल में हो जाए, और उसके बाद ये इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहे। तो अगर इसको बढ़ाने के लिए हम जो बात कर रहे हैं, अगर उसमें कोई गलती है तो गवर्नमेंट बेशक एजेंसी हायर कर ले, इंटरनेशनल एजेंसी को, और वो 6 मुल्कों का कंपैरिजन बना ले, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम और अपना कंबोडिया एंड श्रीलंका। अगर वो हो जाए तो अब मैं समझता हूं कि हमको तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। सही, तो पोटेंशियल बड़ा जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। सवाल यह है कि हम उसको डील कैसे करते हैं। पॉइंट्स जुबैर साहब आपके बिल्कुल सारे वैलिड हैं। अब हुकूमत ने मैक्रो इंडिकेटर्स पर फोकस किया और हम देख रहे हैं पिछले साल 1.5 साल से ये अंडर कंट्रोल हैं। माइक्रो इंडिकेटर्स पर हुकूमत का क्या फोकस नहीं है, या ये जो मैक्रो इंडिकेटर की स्टेबिलिटी है इसका रिफ्लेक्शन आने में खासा वक्त लगता है? कितना वक्त दरकार होता है? कब तक ये माइक्रो पर भी शिफ्ट हो सके? देखिए, उसके अंदर मसला ये है कि जब when the level you're sitting, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तो नंबर्स तो वो आते हैं ना जो टेबल के ऊपर लाए जाते हैं, वो नंबर्स भी होने चाहिए जिसके अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बढ़ गया। वो नंबर्स भी फाइनेंस मिनिस्टर को, मिनिस्ट्री को देखने चाहिए कि भाई हमारा जो है ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम हो गया। वो नंबर्स भी देखने चाहिए जिसमें इंपोर्ट बढ़ जाता है। वो नंबर्स भी देखने चाहिए जिसके अंदर आपकी जो है ना जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो रही है, किस वजह से कम हो रही है, कैसे कम हो रही है, क्या हमारी कॉम्पिटिटिव है। ये भी देखना चाहिए कि आपके यहाँ बीएमआर हुआ या नहीं हुआ। बीएमआर एक बहुत जरूरी चीज है किसी भी इंडस्ट्री में, उसकी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए। बीएमआर कहते हैं बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी मशीनों को
अपने लोगों को बैलेंसिंग करेंगे, उसके हिसाब से अगर उसकी रिपेयरिंग की जरूरत है तो वो होगा, या फिर आप रिप्लेसमेंट करेंगे उसको। बीएमआर इज ए रिप्लेसमेंट। आप जब नई मशीनें लाएंगे तो आपकी जो है ना एफिशिएंसीज बढ़ेंगी। आज अगर हम कपड़े की बात करते हैं तो हम 600 आरपीएम की लूम पे चला रहे थे, आज 1100 आरपीएम की लूम हो गई। 1100 आरपीएम का मतलब ये होगा कि एक मशीन पहले जो देती थी उससे डबल देगी। अगर वो डबल मशीन वाला मेरे सामने बैठा है कोई बांग्लादेश में यहाँ, तो मैं तो उससे कम्पीट नहीं कर सकता। आपको एक एक चीज को देखना पड़ेगा कि हमारी जो जो लागत है प्रोडक्शन की, उसको हम कैसे कम करें। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज द की वर्ड, इसको होना चाहिए। प्लस कॉन्फिडेंस, आपकी जो कंसिस्टेंसी इन द पॉलिसीज है वो बहुत जरूरी है। अगर आप एक दफा एक पॉलिसी बना देते हैं, फिर आप कहते नहीं हम तो बड़ा इन्वेस्टर्स बैठे हैं, इन्वेस्टर के साथ ही सारा कुछ करेंगे, फिर आप पॉलिसीज वो लाते हैं जो कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक करती है, तो वो तो नहीं चलेगा ना। वो बातें जो है ना, इन बातों को समझने की जरूरत है। पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मिलों वाले हैं, दे आर सेकंड टू नन। लेकिन आप देखें बड़े बड़े ग्रुप्स ने अपने कई कारखाने बंद किए हैं। उसकी वजह है ना, अब सामने चाइना से इंपोर्ट कर लेते। हमारी चाइना और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको भी रिविजिट करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि एफटीए को भी रिविजिट होना चाहिए। आज हम $22 बिलियन की मसनूआत इंपोर्ट करते हैं चाइना से, और सिर्फ 2 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। ये बहुत बढ़ सकता है। चाइना इज अ गुड मार्केट। चाइना इज नॉट एन ओनली एक्सपोर्टिंग कंट्री, दे आर बिग इंपोर्टर्स। उसके अंदर हमारा शेयर जो है वो कैसे बढ़ सकता है, गवर्नमेंट को उसकी स्टडी करनी चाहिए, भाई कैसे होगा क्या नहीं होगा। इन चीजों को देखने की बड़ी जरूरत है। एक हमारा बिरादर मुल्क है, हम कहते हैं सबसे अच्छा दोस्त चाइना, और सबसे अच्छे दोस्त के पास हम सिर्फ अपनी इंपोर्ट का 10% ही एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। अगर हम इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें और वो चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका 50% एक्सपोर्ट कर ले या 25% कर ले, तो आप देखिए हमारे $5.5 बिलियन पे हम पहुंच जाएंगे 2 बिलियन से। इसका मतलब कितना बड़ा क्वांटम जंप आएगा। ये तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिसके दरमियान हमको जो है इन चीजों की जरूरत है। हमने जो एफटीए किए या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किए, पीटीए किए, उनके अंदर उनको सारों को रिविजिट करने की जरूरत है, और हमको उसको देखना चाहिए कि हम कहाँ उसके लिए खड़े हैं और कैसे हम उसको कर सकते हैं। और जुबैर साहब, जाहिर है हम सिर्फ अमेरिका के साथ ही अब तक ट्रेड सरप्लस में हैं, तो वहाँ भी अब जब ये टैरिफ्स वाला सिलसिला शुरू हो गया तो उसके बाद हमें ऑल्टरनेट मार्केट्स पर थोड़ा सा फोकस करना भी पड़ेगा, चाहे वो चाइना हो, यूरोप हो या दीगर ममालिक पर। गल्फ कंट्रीज़ में हमें थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं ये कोई नए तो नहीं है। जो ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है, पिछले 2-3 माह से तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। इनमें क्यों, इन चैलेंजेस में कोई कमी नहीं आ रही, या हुकूमत इनको क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है? देखिए, वो एक ही बात होती है कि आईएमएफ से हमारी कंडीशनलिटीज हैं कि सर्कुलर डेट क्रिएट नहीं, सर्कुलर डेट क्रिएट नहीं हो उसके लिए हम क्या अपनी इंडस्ट्री को खत्म कर दें? फिर तो सर्कुलर डेट और क्रिएट हो जाएगा। आज आप गैस कंपनी को देखो, मैं आपको बताता हूं कि पिछली जो उन्होंने रेज मांगा एसएसजीसी ने, वो इस बात पे मांगा कि हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, इसलिए हमारी सेल्स कम हो गई गैस की। जब इंडस्ट्रियां कम चली तो गैस की 50% हो गई सेल कैप्टिव पावर प्लांट्स की। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, उसका प्राइस उन्होंने अपना 1050 से अभी आजकल 4000 के करीब है। तो जाहिर है वो तो वारे में नहीं है, इंडस्ट्रियां भी उसके लिए बंद हुई और उनका कंजप्शन भी बंद हुआ, या लोग ऑल्टरनेट फ्यूल के ऊपर आए। तो जब ये हुआ तो अब आप बताएं कि ये तो मेरी तो नहीं है ना कंपनी, एसएसजीसी गवर्नमेंट की कंपनी है। उसने अप्लाई किया ओगरा को कि आप हमारी प्राइस इतने % बढ़ा दें, शायद 9% मांगी है, 13% मांगी, मुझे सही याद नहीं। आई वाज द इंटरवीनर देयर। तो मैंने कहा ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है आपकी ये। अगर कम हो गया, जिस तरह से इंडस्ट्रियों को प्रॉब्लम आ रहा है, वो अल्टरनेट स्विच पे फ्यूल पे स्विच हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आप कितना बढ़ाने की अगली दफा डिमांड करेंगे 6 महीने बाद? तो अगर आपका सेल कम हो जाए और आप हमसे कहें और महंगी गैस ले लो, तो हमारी सेल कम हो जाएगी। उसका कौन जिम्मेदार है? एक मोटी बात, एक बात बता रहा हूँ, ऐसी कई बातें हैं। नेपरा के अंदर प्राइम मिनिस्टर वो सो प्लीज्ड कि किसी तरह मुझे इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम करनी है, उन्होंने कम की। इसके बाद 32 रुपया एफएससी के अंदर, फिक्स अकाउंट चार्जेस के अंदर, उसके अंदर आज फिर जो है ना 38 से लेकर 42 के दरमियान इंडस्ट्री का रेट हो गया। तो ये तो मतलब कंसिस्टेंसी कहाँ है? मतलब हम कहाँ किधर क्या बात करते हैं, हम कैसे उसको करेंगे? आप फिक्स टैक्स रिजीम को कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम में आधा, फिर आपको सारे शहर को जो है ना आपको नोटिस देने पड़ते हैं कि भाई आप अब लेके आ जाए, पहले से कम क्यों है? भाई पहले से कम इसलिए कि आपने गैस के रेट 3 गुना कर दिए हैं, तो वो तो जाहिर है प्रॉफिट तो कम होगा। वो 1% इसलिए दे रहे थे कि कोई एफबीआर से के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, भले कम भी हो, नुकसान भी करते थे, 1% में खुश थे। अब उन्होंने 1 का 2 कर दिया, 2 के बाद 1 फिक्स कर दिया, मिनिमम फिक्स कर दिया, और फिर आपको सेकंड के ऊपर आपने जो आपने बोला कि भाई इस तरह से आप इसको
आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ गए। वो बहुत सारी बातें हैं, आपको सहूलियात देनी है। आपको एक्सपोर्टर जो होता है ना, बड़ी रेयर कमोडिटी है किसी भी दुनिया में, किसी मुल्क के साथ। अगर जो एक्सपोर्टर होता है उसकी इतनी मान इकराम होना चाहिए, उनकी जो मसाइल हैं उनको मतलब जंगी बुनियादों पर हल करना चाहिए। अगर आप वो नहीं करेंगे, आप बताएं मुझे, अगर एक्सपोर्टर अगर वो गलत कहते हैं तो आप अपना बिल्कुल इंटरनेशनल एजेंसीज हायर करके उसको आप जो है ना, आप उसको उनकी बातों को गलत प्रूफ करें कि नहीं जी आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बांग्लादेश के बराबर ही, आप क्यों नहीं बेच सकते। फिर उनका हमारा गिरबान उनका हाथ होगा। बात तो ये है ना कि अगर आप उसको हमको हम अगर गलत बयानी से काम ले रहे हैं, आप हमें बताएं ये आपकी बात गलत है, ये हमने सर्वे कराया उसमें ये नहीं हुआ। तो इसमें देखिए वक्त जा रहा है। जो बायर एक दफा हमसे को छोड़ के चला जाता है, वापस लाना उसको बड़ा मुश्किल होता है। तो ये वक्त बड़ा कीमती है, इसके अंदर हमको जो है ना करना चाहिए। दुनिया पूरी बदल रही है और हमको अपनी मार्केट्स को मेंटेन करने के लिए हमको कम दामों पे माल बेचने पड़ेंगे। और कम दामों को माल बेचने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत है। आप डोमेस्टिक को सब्सिडी देने के लिए, फर्टिलाइजर को सब्सिडी देने के लिए, सर्कुलर डेट के नाम पे जो आपकी कॉस्ट ऑफ गैस है वो 1668 रुपए, अब उस गैस को 2300 रुपए नफा कर रहे हैं उसके ऊपर, और डोमेस्टिक को दे रहे हैं सबसे ज्यादा पिलफरेज लाइन लॉसेज है। 47% लाइन लॉसेज पिलफरेज है डोमेस्टिक के अंदर। आप उसको मुझसे पैसे लेके उसको दे रहे हैं, और जब मुझसे पैसे ले रहे हैं तो उसका नुकसान क्या हो रहा है कि मैं कॉम्पिटिटिव हो रहा हूँ वर्ल्ड मार्केट में, और जो एक्सपोर्ट मेरे को बढ़ाना चाहिए मैं बढ़ा नहीं पा रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब, साबिक CEO ट्रेड डेवलपमेंट पाकिस्तान, बिजनेसमैन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।